नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आत्मकथ्य कविता को विस्तार से, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। कविता को समझने से पूर्व उसकी रूपरेखा जानते हैं। आखिर कवि के मुख से ये जो शब्द निकले हैं, ये किन परिस्थितियों में निकले। मुंशी प्रेमचंद जी के संपादन में एक पत्रिका छप रही थी जिसका नाम था हंस। तो उसमें एक आत्मकथा विशेषांक प्रस्तुत करना था, इसलिए प्रेमचंद जी ने जयशंकर प्रसाद जी को पत्र लिखा कि आप भी अपने जीवन से संबंधित कुछ लिख कर दीजिए। लेकिन प्रसाद जी को अपने जीवन में ऐसा कुछ विशेष नज़र ही नहीं आता था जिसे वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो इसीलिए ये जो कविता है उनके मन के भावों की अभिव्यक्ति है, जिसे शीर्षक दिया उन्होंने आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार सन 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी और इस कविता को छायावादी शैली में लिखा गया है। कवि ने अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली में बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। तो चलिए हम कविता को विस्तार पूर्वक समझना शुरू करते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह है अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ पर मधुप कौन है? कवि ने अपने मन को ही, कवि यहाँ पर स्वयं से ही बातें कर रहे हैं और स्वयं से बातें करते करते उन्होंने एक कविता लिख डाली। यहाँ पर मधुप उन्होंने संबोधित किया है अपने मन रूपी भ्रमर को। अपने मन को वो भ्रमर कहते हैं और भ्रमर क्या करता है? गुनगुनाता है। तो कवि ये कहते हैं कि हे मन रूपी भंवरे, तुम गुनगुनाकर ऐसी कौन सी कहानी कहना चाहते हो? मेरे जीवन के बारे में ऐसी कौन सी बातें गुनगुनाकर तुम कहना चाहते हो? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो यहाँ पर वो अपने जीवन को एक वृक्ष के रूप में देखते हैं और जिस प्रकार से वृक्ष से पत्तियां गिर रही हैं, उसी प्रकार से उसके जीवन में भी दुख निरंतर आ रहे हैं। सुख रूपी पत्तियां उसके जीवन से गिर रही हैं। कवि कहते हैं कि उसके जीवन को सुख पहुंचाने वाली जो खुशियां थी वो एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कम उम्र में ही बहुत अधिक दुखों को झेला है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी वृक्ष से निरंतर पत्तियां झरकर गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस विशाल संसार में गंभीर अनंत नीलिमा किसको कहकर संबोधित करते हैं कवि? कि संपूर्ण संसार में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं, असंख्य, मतलब जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन के इतिहास लिखे गए हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, और उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं ही अपना ही उपहास उड़वा रहे हैं, स्वयं का ही उपहास कराते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। मेरा जीवन इतनी बुराइयों से भरा हुआ है, तो फिर भी वो अपने दोस्तों को कहते हैं, अपने मित्रों को कहते हैं कि क्या अब मैं अपनी दुर्बलताओं पर को कह डालूं? मेरे जीवन में मेरे साथ जो जो घटनाएं घटित हुई उनको क्या मैं सबके सामने वर्णन कर डालूं? तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कि कहते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनने के बाद सुख का अनुभव करोगे? तुम्हें खुशी होगी कि ये जीवन रूपी घड़ा तो बिल्कुल खाली है। मेरा मन तो खाली मटके के समान है जिसमें कोई भाव ही नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही हो खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा मन भी मेरे भावों की भांति खाली हो, तुम्हारा मन भी भाव विहीन हो, और यदि ऐसा हुआ तो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, कि तुम मेरे भावों को अपने मन के खालीपन से भरना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख का अनुभव हो। आगे देखिए, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। अरी सरलते मतलब कवि यहाँ पर अपने स्वभाव को, अपने सरल स्वभाव को सरलते कहकर संबोधित करते हैं। कवि कहते हैं यह मेरे जीवन की विडंबना है,
मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि अरे सरल स्वभाव, क्या मैं तुम्हारी हंसी उड़वाऊं, लोगों को ये दिखाऊं कि ये व्यक्ति कितने सरल स्वभाव का है। भूलें अपनी या प्रवंचना, प्रवंचना मतलब होता है धोखा देना, औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं कि या तो मैं ये दिखाऊं कि मैंने अपने जीवन में कितनी भूलें की हैं, या फिर मैं ये दिखाऊं कि औरों के द्वारा मैं कितना ठगा गया हूँ, मुझे कितना धोखा दिया गया है। क्या इन सब बातों को मैं लिख डालूं? उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे मैं अपने जीवन की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं, क्योंकि मेरे जीवन में वो उज्जवल पक्ष आया ही नहीं। मधुर चांदनी भरी रातों वाली वो रोशनी मेरे जीवन में आई ही नहीं, तो उसकी गाथा मैं कैसे गाऊं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की मैं उन मधुर पलों का कैसे वर्णन करूं, जब मैं अपनी प्रियतमा के साथ हंसते हुए खिलखिलाते हुए बातें करता था। उस क्षणों को मैं कैसे बता दूं? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। क्यों? वो जो सुख कुछ पल के लिए ही मेरे जीवन में आया था। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि उस क्षणों को लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे जीवन में वह सुख मिला ही नहीं जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। मतलब कि उनके जीवन में जो सुख आया वो एक स्वप्न की भांति ही आया और फिर चला भी गया। आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। आलिंगन मतलब बाहों में, मुस्किया मतलब मुस्कराकर। कहते हैं कि मुझे जीवन में वो सुख मिला ही कहाँ जिसका स्वप्न मैं देखकर जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने ही वाला था, लेकिन मेरी बाहों में आने से पहले ही वो मुस्कराकर भाग गया। मेरी सारी इच्छाएं, मेरी सारी अभिलाषाएं कभी सफल ही नहीं हुई। मुझे वो जीवन में सुख मिला ही नहीं जिसकी मैं कल्पना कर रहा था। अब यहाँ पर कवि अपनी प्रियतमा को याद करते हुए कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में। अरुण मतलब होता है लाल, कपोल मतलब गाल, मतवाली मतलब मस्त कर देने वाली। यहाँ पर कवि ने अपने प्रियतमा के सौंदर्य की तुलना सूर्योदय से की है। जब सूर्य उदित होता है तो आकाश में लालिमा छा जाती है। उसी लालिमा की तुलना वो अपनी प्रियतमा के गालों से करते हैं। कवि कहते हैं कि उसकी लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसे लगता था जैसे मानो अभी अभी सूर्य उदित हो रहा हो, लालिमा युक्त सूर्य उदित हो रहा हो। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी मतलब अनुराग से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई। उषा सुबह, निज स्वयं के बारे में, सुहाग मतलब निज सुहाग यहाँ पर अपनी पत्नी को संबोधित करते हैं। मधुमाया मतलब मधु से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई। कवि कहते हैं कि जो सूर्योदय से पूर्व की जो लालिमा बिखरी हुई है वो उसकी प्रियतमा के गालों से ली हुई लालिमा है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। तो यहाँ पर कवि कहते हैं पंथ मतलब क्या होता है? रास्ता, पथिक राहगीर, स्मृति मतलब याद, पाथे मतलब सहारा। अब यहाँ पर कवि स्वयं को एक पथिक संबोधित करते हैं जो कि इस जीवन रूपी पथ पर चल रहा है, और इस जीवन रूपी पथ पर चलते हुए उसके पास एक ही संबल है, एक ही सहारा है, और वो सहारा कौन सा है? उसकी प्रियतमा की यादें। कवि कहते हैं कि इस थके हुए राहगीर के लिए रास्ते में सिर्फ उसकी प्रियतमा की यादें ही बची हुई हैं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा मतलब क्या होता है? कंथा वैसे तो गुदड़ी होता है, लेकिन यहाँ पर जो मन के भाव उसने अपने हृदय में सील लिए हैं, हृदय में बंद कर लिए हैं, उनको कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी सिलाइयों को उधेड़कर इस गुदड़ी में तुम क्या देखना चाहते हो? जीवन रूपी गुदड़ी की सिलाइयों को उधेड़कर तुम क्या पाना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? तो कवि कहते हैं कि मेरा जो छोटा सा जीवन है इसमें मैंने इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को देख लिया है, इतने बड़े बड़े हादसे मेरे साथ हो चुके हैं, इतने सारे दुखों को मैंने इस छोटे से जीवन में देख लिया है, तो इतनी बड़ी बड़ी कथाओं को मैं आज कैसे कहूँ?
यहाँ पर कवि प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे इस छोटे से जीवन की इतनी बड़ी बड़ी कहानियों को मैं कैसे कह डालूं। कहते हैं कि अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने बारे में कुछ ना बताऊं और जो दूसरे लोग लिख रहे हैं उनको मैं चुपचाप सुनता रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कहते हैं प्रेमचंद जी को ही संबोधित कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आत्मकथा विशेषांक के लिए लेख तो उन्होंने ही मांगा था। तो कहते हैं कि मेरी इस भोली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करोगे, भला क्या करोगे, क्या जानना चाहते हो तुम मेरे जीवन के बारे में। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कि मेरी जो भोली भाली आत्मकथा है उससे सुनकर किसी को भी कुछ सीखने को, कुछ नई प्रेरणा लेने को नहीं मिलेगा। मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया हुआ है। कि उनकी जो उनकी जो पीड़ा है वो मौन है, वो शांत है, वो थक कर सोई हुई है। इसीलिए कवि कहते हैं कि अभी मेरी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं आया है। यहीं पर हमारी यह छोटी सी कविता, जिसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपने कविता को अच्छी प्रकार से ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। लेकिन इससे पहले एक और ख़ास बात, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि नई नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।